ये क्या बात है। अब परिस्थितियां त्रिकोणीय हो गई, ठीक है, मेवाड़ हो गया, गुजरात हो गया, मालवा हो गया, लेकिन ये क्या लिखा हुआ है, अतः शेष दोनों कोणों ने मिलकर अटैक किया, यानी गुजरात और मालवा ने मिलकर मेवाड़ पर अटैक किया। इसका मतलब क्या, मेवाड़ के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अनेक साथियों के दिलों में तो यही चल रहा होगा कि कुंभा लिखकर बीच में क्या दिखा दिया। चलो तो फिर शुरुआत से पढ़ते हैं। ऑलवेज साइन नोट्स ए फाइन, दिस इज नोट्स डिपो, ड्रॉ योर करियर लाइन। मैं हूं शिवजीराम बलोदा और आप सभी साथियों को एक बार फिर से मेरा प्रणाम। आइए शुरुआत करते हैं आज के अध्ययन से। तो आज का, जैसा कि आपको थंबनेल में दिख गया होगा, कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेवाड़ के इतिहास में सर्वाधिक प्रसिद्ध और चर्चित पात्र जिनका नाम है महाराणा कुंभा। ठीक है, तो महाराणा जी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं आज हम, महाराणा कुंभा। शुरुआत करते हैं बिना देर किए। सबसे पहले महाराणा कुंभा कार्यकाल की बात करें तो 1433 से 1468 ईस्वी तक। ठीक है, उसके बाद में बात करें इनके परिचय की तो पिता का नाम है मोकल, मोकल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। माता का नाम था सौभाग्य देवी परमार। ठीक है, जन्म इनका 1415 ईस्वी में हुआ और बचपन इनका इनकी दादी हंसाबाई के पास बीता, यानी ज़्यादातर उन्हीं की देखरेख में पले बढ़े। वैसे सभी बच्चों को ज़्यादातर पुराने ज़माने में दादियाँ ही पाला करती थी। आंतरिक या प्रारंभिक कठिनाइयों की बात करते हैं और उनका अंत कुंभा कैसे करते हैं देखते हैं। देखो साथियों, जब कुंभा राजा बनते हैं उस समय इनकी उम्र थी मात्र 18 साल की। ठीक है, और इन समय इनके सामने, जब ये राजा बने तो इनके सामने दो प्रमुख कठिनाइयां थी। सबसे पहले तो ये बात कि इनके पिता के हत्यारे जिंदा थे, और दूसरा जो रणमल था इन्हीं के दरबार में रह रहा था, इनकी दादी का भाई, वो अभी भी, पहले इनके पिता का संरक्षक था और अभी वो इनका संरक्षक बना हुआ था कुंभा का। तो रणमल की पावर बढ़ती जा रही थी और उस पावर को ख़त्म करना ये भी इनके लिए एक चुनौती थी। तो ये दो समस्याएं थी। सबसे पहले पहली समस्या की बात करते हैं, पिता के हत्यारे जिंदा थे, यानी इनके पिता मोकल के हत्यारे थे चाचा मेरा और महपा पंवार। तो होता क्या है कि चाचा और मेरा और महपा पंवार तीनों के खिलाफ कुंभा रणमल, राघव देव जो चुंडा था उसका भाई, और भील सेना, तीनों को उतार देते हैं। तो होता यह है कि इस युद्ध में ये तीनों मिलकर है कि इन तीनों के खिलाफ कुंभा रणमल, राघव देव और भील सेना को उतारते हैं। तो ये तीनों मिलकर, देखो, चाचा और मेरा की तो हत्या कर दी जाती है, इनको तो ये मार गिराते हैं युद्ध में ही। रणमल बहुत ताकतवर व्यक्ति था। ठीक है, और चाचा का लड़का एका और खुद मैपा पंवार, ये दोनों कहाँ भाग जाते हैं, ये मालवा की राजधानी मांडू में भाग जाते हैं। आपको याद होगा कि जो चुंडा थे मेवाड़ के भीष्म पितामह, वो भी यहीं थे। ठीक है, अब दूसरी बात कर लेते हैं, रणमल की पावर को खत्म करना। देखो होता क्या है कि रणमल एक दिन, जो राघव देव थे वो भी सेनापति थे और ये चुंडा का भाई था, तो रणमल राघव देव की एक दिन हत्या कर देता है। ठीक है, उसी समय कुंभा को यह लगता है कि ऐसे व्यक्ति से तो छुटकारा पाना अब जरूरी हो गया, और वैसे भी इनको काफ़ी दिन हो गए यहाँ मौज मनाते हुए मेवाड़ में, क्योंकि है तो ये मारवाड़ के, तो इनको तो अपने देश चला जाना चाहिए वापस, जोधपुर निकलो, यहाँ क्या कर रहे हो। तब होता क्या है कि कुंभा रणमल से निपटने के लिए, क्योंकि रणमल बहुत पावरफुल था, तो कुंभा ने क्या किया कि सभी जो मांडू में गए हुए थे ना, जैसे ये एका, महपा पंवार और खुद ये चुंडा, तो इन सबको कुंभा ने वापस बुलाया, बोला कि मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, वापस आ जाओ। और देखो चुंडा को ये वापस सेनापति बना देते हैं, और चुंडा के नेतृत्व में ये जिम्मेदारी दी जाती है कि रणमल की पावर को ख़त्म करना है। और आपको पता हो तो चुंडा ने अभी अभी थोड़ी देर पहले राघव देव को मार दिया है, जो चुंडा का ही भाई था।
तो चुंडा के नेतृत्व में अवसर पाकर एक दिन चुंडा रणमल की दासी भारमली से मिलता है और ये बताता है कि हमारे महाराज का ये हुक्म है, यानी कुंभा का ये हुक्म है कि आप रणमल को थोड़ा जब भी वो आए तो उसके बारे में सूचना दे। तो ये इनकी दासी थी भारमली रणमल की, तो इसकी मदद से रणमल की हत्या कर दी जाती है। ठीक है, और ये घटना थी लगभग 1438 ईस्वी की। देखो एक नोट लिखा हुआ है, इस प्रकार कुंभा ने विरोधी गुटों को कूटनीति से परस्पर लड़ाकर आंतरिक समस्याएं समाप्त कर दी। तो हमने क्या देखा कि पिता के हत्यारों को तो रणमल से समाप्त करवा दिया और रणमल को पिता के हत्यारों को वापस बुलाकर, जिसमें ये हत्यारा तो नहीं था चुंडा तो, लेकिन उन सबको माफ करके इनको रणमल को मरवा दिया। तो आपस में लड़ाकर इन्होंने कुंभा ने आंतरिक समस्याएं समाप्त की। तो आप समझ गए होंगे कि हम एक बहुत प्रसिद्ध और बहुत महान राजा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कुछ आगे, इसके आगे भी क्या होता है, रणमल को मार दिया जाता है और रणमल का लड़का जोधा वो भी कहाँ रहता है, वो भी यहाँ मेवाड़ में रहता है। तो वो ये देखकर उसको पता चल जाता है कि अपने पिताजी की हत्या कर दी गई है, तो वो वहाँ से निकल जाता है, फरार हो जाता है और वापस मंडोर चला जाता है। लेकिन चुंडा उसका भी पीछा करता है और दोनों के बीच में, चुंडा और जोधा के बीच में अरबली का युद्ध होता है। ये 1438-39 की बात है और इस युद्ध का परिणाम देखें तो देखो, जोधा 700 लोगों के साथ फरार हुआ था। टोटल 700 लोग थे भागते समय और उनमें से केवल 7 ही जिंदा बचे। और इसके अलावा चुंडा ने मंडोर और सोजत भी छीन लिए, यानी जोधा की हार हो गई है। एक तो पिता की हत्या हो गई, ऊपर से खुद का जीवन बचाना भी मुश्किल हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। लेकिन हंसाबाई के कहने पर जोधा को क्षमा कर दिया जाता है। ठीक है, और इसके बाद में श्रृंगार देवी जो जोधा की लड़की होती है और रायमल जो कुंभा का लड़का होता है, तो दोनों के बीच में विवाह संबंध बना दिया जाता है और फिर से मेवाड़ और मारवाड़ के बीच मधुर संबंध हो जाते हैं। तो हंसाबाई नाम ये समझ में आ गया होगा। जोधा की कौन लग गई है, बुआजी। तो बुआजी ने बुआजी से निवेदन किया कि हमें तो बचाओ, कम से कम मेरे पिताजी को तो वैसे ही मार दिया। तो फिर हंसाबाई ने बीच बचाव किया। अब देखो थोड़ा, एक बात रट लो आप, 1438 तक कुंभा की जितनी भी सफलताएं हैं, जितनी भी सफलताएं कुंभा ने अर्जित की है, उन सब में सबसे बड़ा रोल था रणमल का। तो 1433 से लेकर 1438 तक आप ये समझो, 1433 में कुंभा राजा बन जाता है ना, तो तब से लेकर 1438 तक जितनी भी उपलब्धियां, उनमें सबसे बड़ा रोल किसका है, रणमल का। उसके बाद में चुंडा का रोल आ जाता है। अब बात करते हैं कुंभा की उपलब्धियों की। तो देखो, कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियों की पहले बात करेंगे और उसके बाद में सांस्कृतिक उपलब्धियों की बात करेंगे, जो कि अगले वीडियो में ही कर पाएंगे क्योंकि यही काफ़ी लंबा हो जाएगा। वैसे कोशिश करते हैं थोड़ा जल्दी चलने की। देखो, कुंभा का उद्देश्य क्या था कि पिता की मौत के बाद जो राज्य फायदा उठाकर स्वतंत्र हो गए थे, जो पहले मेवाड़ के कंट्रोल में थे, तो उनको फिर से मेवाड़ के कंट्रोल में लाना कुंभा का उद्देश्य था। तो कुंभा, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, आंतरिक समस्याओं को तो कुंभा समाप्त कर चुके थे, उनको तो सोल्व कर चुके थे। अब वो जो राज्य स्वतंत्र हो गए थे, उनको फिर से अपने कंट्रोल में लाने की तैयारी शुरू करते हैं कुंभा। तो सबसे पहले होता है बूंदी अभियान। देखो, अपन पहले पढ़ चुके हैं कि बूंदी और मेवाड़ के बीच में तनावपूर्ण संबंध थे। मौका पाकर बूंदी के शासक राव बेरीसाल, जिनको राव भाण भी कहते हैं, तो बेरीसाल ने क्या किया, मांडलगढ़ जो फोर्ट है, मांडलगढ़ का किला, और ऊपरमाल वाला क्षेत्र यानी बिजोलिया वाला क्षेत्र भीलवाड़ा में ही, तो इन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। ठीक है, तो जैसा कि इन क्षेत्रों को फिर से प्राप्त करने के लिए कुंभा प्रयास करता है
और इसी प्रयास का नाम तो युद्ध है। तो अब हम बात करेंगे राणा कुंभा और राव बेरिसाल के मध्य हुए युद्ध की। तो ये युद्ध जहाजपुर में हुआ था, जो भीलवाड़ा जिले की वर्तमान में एक तहसील है। तो जहाजपुर का युद्ध कहलाता है। और इसका रिजल्ट देखो, रिजल्ट वही कुंभा की जीत हो जाती है और बूंदी के राजा फिर से मेवाड़ की अधीनता में आ जाते हैं, यानी वो फिर से मेवाड़ को सर्वे सर्वा मानते हैं और उनका सामंत बन जाते हैं। और देखो होता यह है कि जो क्षेत्र उन्होंने हथिया लिए थे वो क्षेत्र फिर से मेवाड़ में मिला लिए गए, यानी वही मांडलगढ़ फोर्ट और ऊपरमाल वाला क्षेत्र। आगे बात करते हैं। तो बूंदी अभियान के बाद में आगे है सिरोही अभियान। सिरोही अभियान देखो, सिरोही के शासक थे सहसमल। क्या नाम है सिरोही के शासक का? सहसमल या शेषमल, दोनों लिखा रहता है किताबों में। तो आप सहसमल ही याद रखें, शेषमल तो कोई नाम होता ही नहीं मेरे हिसाब से, लेकिन कुछ पुस्तकों में शेषमल भी मिला, क्योंकि मैं 4-5 पुस्तकों से नाम ये नोट्स बनाता हूँ, तो एक पुस्तक में शेषमल भी मिला। तो वैसे आप सहसमल ही याद रखें। तो देखो सहसमल क्या होता है कि पिता के बाद अनेक मेवाड़ी क्षेत्रों पर यह भी कब्जा कर लेता है। यानी जैसे ही कुंभा के पिता मोकल की मृत्यु होती है तो ये भी फायदा उठाकर, जैसा बूंदी वाले ने किया था वैसा ही ये अपने क्षेत्र यानी सिरोही से लगती बॉर्डर के जो क्षेत्र थे उन पर कंट्रोल कर लेता है ये भी। तो कुंभा फिर देखो, अब कुंभा अच्छी पोजीशन में आ गया, राजा बन चुका है। तो कुंभा इन क्षेत्रों को फिर से प्राप्त करने के लिए वो अपने एक सेनापति जिनका नाम होता है डोडिया नरसिंह, दोबारा से देख लो क्या नाम था, डोडिया नरसिंह। तो डोडिया नरसिंह को भेजते हैं कुंभा। वही होता है सहसमल और डोडिया नरसिंह के बीच में युद्ध होता है 1437 ईस्वी में। और इसका रिजल्ट भी देख लीजिए आप। रिजल्ट वही राणा की जीत। जो सिरोही ने यानी सहसमल ने जो क्षेत्र छीन लिए थे आबू, वो वापस आबू, और न केवल आबू बल्कि सिरोही समेत संपूर्ण गोडवाड़ क्षेत्र था ना, जितना भी गोडवाड़ पाली वाला हिस्सा, तो इस पर वापस कुंभा का कंट्रोल हो जाता है। इसके अलावा कुंभा की कुछ और उपलब्धियां हैं। कुंभा ने डूंगरपुर जीत लिया, वागड़ क्षेत्र को भी जीत लिया था और जावर क्षेत्र को भी फिर से जीत लिया, यानी उदयपुर वाले ये सभी क्षेत्र कुंभा ने फिर से जीत लिए। इसके अलावा ये सभी क्षेत्र जीतकर यहाँ क्या है, मेयर जाति के लोग विद्रोह करते थे, तो मेयर विद्रोह को भी कुंभा ने दबा दिया। इस विद्रोह को दबाने में भी कुंभा सफल रहे। तो आपसे ये पूछ ले कि मेयर विद्रोह को किसने दबाया इनमें निम्नलिखित मेवाड़ी शासकों में से, तो आपका जवाब होना चाहिए राणा कुंभा। बात करें पूर्वी राजस्थान की, तो पूर्वी राजस्थान में इन्होंने रणथंबोर और चाकसू क्षेत्र को भी जीत लिया था और इन्हें भी अपनी अधीनता में, अपने कंट्रोल में ले आई है। इनको भी लेकर आने में सफल हो गए। इसके अलावा अन्य जीत की बात करें तो देखो कुछ संस्कृत नाम मिलते हैं जिनमें है नारदीय नगर, वायसपुर, ये सभी संस्कृत नाम हैं, लेकिन इन नामों की वास्तविक स्थिति का पता नहीं चल पाया है अभी तक कि ये कौन से स्थान है, नारदीय नगर, वायसपुर, ये है क्या। लेकिन ये है कि जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है और रणकपुर के लेख वगैरह इनमें ये नाम लिखे हुए हैं। तो हम यूँ भी समझे कि नारदीय नगर और वायसपुर क्षेत्रों को भी कुंभा ने जीत लिया था। आगे बढ़ते हैं। ये तो थे कुछ छोटे मोटे संघर्ष कुंभा के, और अब बात करेंगे कुंभा के प्रमुख संघर्षों की। कुंभा के प्रमुख संघर्ष, तो राणा कुंभा के प्रमुख संघर्ष, तो सबसे पहले बात करेंगे मेवाड़ वर्सेस मालवा की, और फिर बात करेंगे मेवाड़ वर्सेस गुजरात की। पहले मेवाड़ वर्सेस मालवा की बात कर लेते हैं। आखिर ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसका मतलब है कि आखिर इन दोनों के बीच में युद्ध क्यों हुआ, कि क्या कारण थे कि मेवाड़ और मालवा के बीच में स्थितियां बिगड़ी, युद्ध वाली स्थितियां बनी। तो इसके कारण देख लीजिए। पहला कारण है कि दिल्ली सल्तनत कमजोर होती जा रही थी। अब कोई मजबूत शासक दिल्ली सल्तनत पर था नहीं, तो जितने भी छोटे छोटे राज्य थे वो सब अपने अपने विकास की चिंता करने लगे, यानी उन सब की महत्वाकांक्षाएं फूटने लगी। इनमें ये दोनों ही राज्य हैं, मालवा भी और मेवाड़ भी। मालवा का जो उत्तराधिकार था, उस यानी राजा की मृत्यु के बाद में उत्तराधिकार संघर्ष चलता था पहले, तो मालवा के उत्तराधिकार संघर्ष में
यानी वैसे ही राजा के मरते ही, मालवा के राजा के मरते ही कुंभा ने वहां एक्टिव भाग लिया, यानी कुंभा उस मामले में सक्रिय हो गया मालवा वाले में, जबकि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था कुंभा को, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। आगे बढ़ते हैं। 1435 ईस्वी में देखो मालवा के उत्तराधिकार संघर्ष को समझते हैं। 1435 ईस्वी में मालवा के शासक थे हुसंग शाह। तो हुसंग शाह की हो जाती है मृत्यु। उसके बाद में हुसंग शाह के बाद में उनका लड़का मुहम्मद शाह मालवा का नया सुल्तान बनता है। लेकिन इसको एक ही वर्ष बाद में यानी 1436 ईस्वी में इसी के प्रधानमंत्री होते हैं महमूद खां खिलजी, यानी महमूद खिलजी प्रथम या महमूद खिलजी। ठीक है, तो महमूद खिलजी क्या करता है, इस मुहम्मद शाह को रिप्लेस कर देता है, यानी हटा देता है और खुद सुल्तान बन जाता है। तो हुसंग शाह के बाद में वैसे मुहम्मद शाह बनता है, लेकिन उसको हटाकर इसका प्रधानमंत्री महमूद खां खिलजी खुद बन जाता है। अब इसका दूसरा लड़का था उमराव खां, किसका, हुसंग शाह का। हुसंग शाह का दूसरा लड़का उमराव खां था। तो उसने राणा सांगा से हेल्प मांग ली कि देखो मेरे भैया को हटा के और ये महमूद खां जो हमारा प्रधानमंत्री था वो यहाँ का सुल्तान बन गया है, तो आप हमारी हेल्प करो। देखो कुंभा ने हेल्प भी दी, हेल्प भी कर दी कुंभा ने, यानी सेना भी भेज दी। लेकिन होता क्या है कि ये उमराव है ना, गलती से यानी खुद को नेता समझ रहा था और राणा सांगा की सेना को छोड़कर अपने 5-10 साथियों के साथ जश्न वशन मनाने के चक्कर में इधर उधर फूल रहा था, यानी घूम रहा था मजे से। तो उसको महमूद खां जो प्रधानमंत्री था, जो सुल्तान बन चुका था, महमूद खां खिलजी, तो वो महमूद खां खिलजी इसको मार देता है अकेला पाकर उमराव खां को। तो सीधी सी बात है, उमराव खां मर गया और अब परमानेंट सुल्तान कौन हो गया, महमूद खां खिलजी, यानी जो प्रधानमंत्री था वो अब महमूद खिलजी परमानेंट मालवा का राजा हो गया। और इससे होता ये है कि इन दोनों के बीच में भी परमानेंट शत्रुता हो जाती है। किन दोनों के बीच में, मेवाड़ और मालवा, यानी राणा कुंभा और महमूद खिलजी प्रथम। आगे बढ़ते हैं, तीसरे कारण की बात करें। ये उत्तराधिकार संघर्ष वाला प्रमुख कारण है, ध्यान रखना, क्योंकि कुंभा को इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए था लेकिन उसने किया। हाँ, तीसरा कारण, मालवा द्वारा विद्रोही सामंतों, जो कुंभा के विद्रोही सामंत थे जैसे चूंडा, तो ये खुद चूंडा आपको पता हो तो मेवाड़ छोड़ के चला गया था मोकल के टाइम हंसाबाई के उकसाने पर। खेमा, ये खेमा खुद कुंभा का भाई है। ठीक है, कुंभा का चाचा का लड़का था खेमा। ये भी राज्य प्राप्ति की लालसा में ये कुंभा से राज्य प्राप्त करना चाहता था। ये भी भाई कुंभा की जगह मैं राजा बन जाऊं। तो ये भी इसको जब इस कार्य में सफलता नहीं मिली तो ये भी मांडू चला गया। तो ये इन दोनों को शरण दे रखी थी मालवा ने, और इसके अलावा मेपा पवार को दे रखी थी, एक्का को दे रखी थी। तो कुंभा ने कहा भाई इनको लौटाओ, और विशेषकर मेपा पवार के लिए कहा, तो इसने मना कर दिया मालवा वाले ने। तो यहाँ मालवा वाले की गलती है, महमूद खां की। ठीक है, तो ये महमूद खिलजी की गलती है, इसलिए भी युद्ध होना जरूरी था। इसके अलावा सबसे मेन चीज हर राजा की यही कहानी होती है, दोनों की विस्तारवादी नीति, यानी दोनों ही अपने अपने राज्य का विस्तार करना चाहते थे। तो ये कहानी जारी है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, कभी आपसे पूछ ले कि सबसे प्रमुख कारण बताओ मेवाड़ और मालवा के बीच युद्ध होने का, तो आपको एकमात्र कारण देना है, और वो कारण देना है कि जो मालवा का सुल्तान था महमूद खां खिलजी, उसके पास कुंभा के पिता के हत्यारे शरण लिए हुए थे। कुंभा ने उनको लौटाने को कहा, लेकिन मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम ने लौटाने से मना कर दिया। और मना कर दिया तो पिता के हत्यारों को तो कौन जिंदा देखना चाहता है। तब होता क्या है, कुंभा मालवा कूच शुरू कर देता है, यानी मालवा की तरफ सेना लेकर रवाना हो जाता है। ये बात है 1437 ईस्वी की। कुंभा मंदसौर, जावरा, सारंगपुर, इन क्षेत्रों से होते हुए कहाँ पहुंच जाता है, सारंगपुर पहुंच जाता है, यानी मंदसौर जावरा होते हुए सारंगपुर पहुंच जाता है। सारंगपुर में ही महमूद खां खिलजी अपनी सेना लेकर डटा हुआ रहता है। दोनों के बीच में युद्ध होता है, और युद्ध में वही राणा की जीत होती है। महमूद खिलजी की पूरी इज्जत, जो सुल्तान वाली फीलिंग वो ले रहा था, वो सब मिट्टी में मिल जाती है।
इसे इतिहास में सारंगपुर का युद्ध कहते हैं और ये 1437 ईस्वी में हुआ है। ये याद रखना, ये किस किस के बीच में हुआ है, तो महमूद खिलजी प्रथम और राणा कुंभा के बीच में हुआ है। देखो, राणा जीत तो जाते हैं, ये तो पक्की बात है, लेकिन इस युद्ध के बाद के कुछ भ्रम है। ऐसा कहा जाता है कि भागती जो मालवा की सेना थी, जो भाग रही थी, उस सेना का कुंभा ने पीछा किया, यानी मेवाड़ वाली सेना ने उसका पीछा किया और मांडू के किले से महमूद खिलजी को पकड़ लिया और उसे चित्तौड़गढ़ ले आए और उसे 6 महीने तक बंदी बना के रखा। ऐसा सभी किताबों में लिखा हुआ है। जितनी भी आप राजस्थान इतिहास की किताबें पढ़ेंगे, ज़्यादातर लेखकों ने ये भारी गलती कर रखी है कि इसको 6 महीने तक बंदी बना रखा है। और फिर ये भी लिख रखा है कि महमूद खिलजी ने राणा कुंभा ने इसको बंदी बनाया और इसके साथ उचित व्यवहार करके 6 महीने बाद में इसको जेल से छोड़ दिया कि जाओ तुम वापस मालवा में राज करो। अब मैंने कहा ये भ्रम है, यानी ये सब इतिहासकारों ने गलत घटना या गलत तर्क यहाँ डाल दिया है, यानी एक तरीके से झूठी बात तोड़ मरोड़ के डाली। ये अवश्य है कि राणा की जीत हुई है, ये बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। ध्यान से सुनना, ये भ्रम इसलिए है क्योंकि कभी भी जब हम मालवा के कोई भी ग्रंथ को पढ़ते हैं ना, मालवा से मिले हुए किसी भी ग्रंथ को पढ़ते हैं, तो उन ग्रंथों में महमूद खिलजी की 6 महीने की अनुपस्थिति नहीं मिलती है। यानी इस सारंगपुर के युद्ध के बाद में भी इसके द्वारा कराए हुए कार्यों की जानकारी मालवा के स्रोतों से मिलती है। तो जब वो वहाँ विकास कार्य करवा रहा है तो फिर ये कुंभा की जेल में तो नहीं हो सकता। देखो, युद्ध बाद की रियलिटी की बात कर लेते हैं अपन, तो कि आखिर युद्ध के बाद की सच्चाई क्या है वो बताई। तो जैसा कि मैंने कहा कि कुंभा की जीत हो गई, लेकिन अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि उमराव खां की गलती की वजह से, उमराव खां क्या है, कुंभा की सेना को छोड़कर अकेला मटरगश्ती कर रहा था, तो उसको मौका देखते ही, मौका पाकर महमूद खिलजी उसको मार देता है। तो अब राजा तो महमूद खिलजी रहता है, परमानेंटली सुल्तान बनने की संभावना उमराव खां की खत्म हो जाती है। और उमराव खां के मरते ही कुंभा को लगा कि अब उद्देश्य का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये उमराव को राजा बनाने के लिए ही तो आया था कुंभा। तो अब होता यो है कि कुंभा वापस गागरोन, मंदसौर ये क्षेत्र जीतता हुआ वापस चित्तौड़ चला जाता है, बैक टू चित्तौड़गढ़। लेकिन एक इतिहास में एक विवरण है कि विजय के उपलक्ष्य में, यानी इस, जैसा कि हमने कहा कि इस युद्ध में कुंभा की निसंदेह विजय हुई है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए किसी भी साथी को। लेकिन इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा क्या करते हैं, अपने उपास्य देव विष्णु यानी भगवान विष्णु को समर्पित कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाते हैं। अब कई लोग कहते हैं कि साहब ये कीर्ति स्तंभ का निर्माण कुंभा ने इसलिए करवाया था कि महमूद खिलजी प्रथम पर जीत हुई उनको मिली और इस जीत को यादगार बनाने के लिए उन्होंने कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया है अपने पूज्य या आराध्य देव भगवान विष्णु की पूजा के मार्फत, ठीक है, उन्हीं को समर्पित। अब देखो, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, अभी हम देख चुके हैं कि सारंगपुर के युद्ध में महमूद खिलजी हार जाता है। तो सारंगपुर के अपमान का बदला लेने के लिए वो मेवाड़ पर 5 बार अटैक करता है, यानी महमूद खिलजी मेवाड़ पर 5 बार अटैक करता है अपने इंसल्ट का बदला लेने के लिए। ऐसा हरविलास शारदा कहते हैं, ये इतिहासकार हुए हैं, अजमेर के थे। देखो, पहला आक्रमण महमूद खिलजी ने ये कुंभा के खिलाफ कब किया है, 1442-43 ईस्वी में किया। तो ये पहला याद रखना आप भाई, 1442 में शुरू किया है। सारंगपुर में हार ही गया था 1437 में, और 37 यानी 5 वर्ष बाद में इसने पहला अटैक किया। लेकिन फिर वही अंगूठा नीचे, इसका मतलब ठेंगा मिला इसको, यानी फिर हार गया। इस बार इसने सोचा कि बीचों बीच यानी डायरेक्ट सेना लेकर चित्तौड़ नहीं चलूंगा या कुंभलगढ़ नहीं चलूंगा, बल्कि इस बार इसने अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव किया और अब इसने डिसाइड किया कि सबसे पहले मैं मेवाड़ की जो बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं और जो बॉर्डर वाले फोर्ट हैं, जो किले हैं, उन पर अधिकार करूंगा। इसके लिए सबसे पहले आपको पता है मालवा से लगता किला था गागरोन वाला, तो इस गागरोन वाले दुर्ग को ये घेर लेता है। ये झालावाड़ में है और ये 1444 ईस्वी की बात है।
1442 के बाद में 1444 ईस्वी की बात। अब देखो, सब गागरोन पर सेनापति थे दाहिर, और ये खींची चौहान थे, ये कुंभा के अधीनस्थ थे। और ये खींची चौहान जो दाहिर नाम का सेनापति था, तो उसके बीच में और महमूद खिलजी के बीच में होता है युद्ध। परिणाम देखो, इस बार महमूद का लक काम कर गया और उसे जीत मिल गई, यानी गागरोन दुर्ग पर अब किसका अधिकार हो जाता है? महमूद खिलजी का। देखते हैं क्या होता है। महमूद खिलजी इस दुर्ग को अपने बेटे गयासुद्दीन को सौंप देता है और खुद और आगे बढ़ता है मांडलगढ़ भीलवाड़ा की ओर, यानी गागरोन से सीधा मांडलगढ़। और मांडलगढ़ कुंभा का एक प्रमुख फोर्ट था, मेवाड़ का एक प्रमुख दुर्ग था मांडलगढ़। क्या मांडलगढ़ जीत पाएगा? देखते हैं। होता क्या है, फिर अंगूठा नीचे इसका, केवल गागरोन हाथ लगा, मांडलगढ़ फिर हार गया। तो ये तीसरी बार देखो मांडलगढ़ की ओर फिर नकटा आदमी, ये 2 बार हार गया, फिर कूच करता है देखो। और ये अक्टूबर 1446 की बात है। और इस बार इसका सेनापति था गाजी खान। ये बहुत प्रसिद्ध सेनापति है और इसने महमूद खिलजी के लिए अनेक युद्ध जीते थे गाजी खान ने। लेकिन गाजी खान हो चाहे कोई सा खान हो, सामने कौन है? राणा कुंभा। और रिजल्ट वाज सेम, यानी रिजल्ट में कोई बदलाव नहीं है, वही इसकी हार जारी है। अब देखो, एक नोट लिखा हुआ है, कुंभा का पलड़ा हमेशा भारी रहा और अगले 7-8 वर्ष तक महमूद खिलजी का आक्रमण तो दूर, बल्कि ऐसा करना सोचा भी नहीं उसने, भाई अब अपन कुंभा पर अटैक करेंगे। और ये 1446 की बात है। इससे 7-8 साल तक महमूद खिलजी ने कुंभा की तरफ देखा भी नहीं। आगे बढ़ते हैं। उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी लगातार हार कर, लेकिन 8 साल के बाद 1454 में वो फिर हिम्मत करता है। और 1454 में क्या होता है कि राणा कुंभा रणथंबोर जीत लेते हैं। और रणथंबोर पर पहले ये महमूद खिलजी अपने लड़के को बैठा रखा होता है, तो उसको भगा के और कुंभा रणथंबोर जीत लेते हैं। तब देखो होता क्या है, रणथंबोर जीतते ही महमूद खिलजी को फिर गुस्सा आया कि यार ऐसे तो ये मेरे मालवा को भी जीत लेगा कुंभा, और फिर मेरी इज्जत का क्या, वैसे ही खूब हार गए। तो ये अपने बेटे को तो भेजता है रणथंबोर की तरफ सेना लेके। 1454 की बात है, ये ध्यान रखना। और खुद कहाँ जाता है? खुद चित्तौड़गढ़ की ओर आ जाता है। ठीक है, लेकिन दोनों बाप बेटे, यानी एक ने तो चित्तौड़ की तरफ सेना लेकर आ रहा है और एक रणथंबोर की तरफ लेकर आ रहा है। लेकिन होता क्या है कि देयर इज नो चेंज इन द रिजल्ट, यानी परिणाम वो का वही रहता है, रिजल्ट में कोई बदलाव नहीं हुआ। अगले साल हार कर अगले साल फिर आता है ये बदला लेने के लिए। और इस बार देखो, ये इसको रणथंबोर जीतना है। अब रणथंबोर की कुंजी कहलाता है झाइन का दुर्ग। ये झाइन रणथंबोर से 5-10 किलोमीटर पहले क्षेत्र पड़ता है। और ये जो झाइन का किला है, इसे रणथंबोर की चाबी कहते हैं। चाबी को ही हम हिंदी में कुंजी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये झाइन को जीत लेता है महमूद खिलजी, झाइन को जीत लेता है। और झाइन को जीतकर ये अजमेर की ओर बढ़ता है। अजमेर पर होता क्या है कि अजमेर पर कुंभा का प्रतिनिधि राजा गजदर सिंह राज कर रहा होता है। तो ये गजदर सिंह को हरा देता है महमूद खिलजी। देखो अजमेर में एंट्री मार गया है इस बार। ये बात कब की है? 1455 की बात है। और गजदर सिंह को हराकर और वहाँ पर अपने एक सामंत को, जिसका नाम होता है सैफ खान, सैफ अली खान याद रख लो, यानी सैफ खान को अजमेर पे बैठा देता है। अब इसको लगा कि कुंभा को तो यार बिल्कुल कुंभा खुद ही नहीं आ रहा है, ये तो इसको तो हराना बहुत आसान है, इसके सामंतों को तो कईयों को हरा दिया अपन ने। और उत्साहित होकर इसने एक बार फिर वही मांडलगढ़ जीतना, इसके दिल की ख्वाहिश थी कि मांडलगढ़ जीते यार। वापस ये मांडलगढ़ कूच करता है। और इस बार क्या होता है, वही इसका अंगूठा नीचे, यानी सॉरी यार महमूद, बेड लक। ठीक है, और होता ये और है, जो अजमेर जीता था ना सैफ खान ने,
तो कुंभा उस समय दूर था तो वापस आ गया और अजमेर को भी फिर से छीन लिया। कुंभा का नाम लेते ही बग गया तो सैफ ऐप तो देखो एक बार फिर से इसने मांडलगढ़ पर अटैक किया और ये 1455 के बाद में 57 में किया। इस बार क्या था कि जो कुंभा था वो गुजरात से युद्ध करने में व्यस्त था। आगे आ रहा है गुजरात का युद्ध और बहुत इंटरेस्टिंग है और ज़्यादा लंबा भी नहीं है। तो राणा गुजरात युद्ध में व्यस्त था तो इस बार इसका ख्वाब पूरा हो गया और मांडलगढ़ जीत लिया इसने अक्टूबर 1457 में। तो देखो मालवा वर्सेज मेवाड़ पढ़ेंगे कुंभा के संदर्भ में और महमूद खिलजी के संदर्भ में, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महमूद खिलजी क्या कभी मांडलगढ़ जीतने में सफल रहा? तो आपका जवाब होना चाहिए हाँ रहा। और वो ऐसा कब कर पाया था? 1457 में। ये याद रखना भाई। मांडलगढ़ को जीत लिया तो इस बार ये उत्साहित हुआ और कुंभलगढ़ की तरफ बढ़ा गया। कुंभलगढ़ ही जीत लेते हैं यानी सिसोदियों का मेन ठिकाना जीत लेते हैं अपन तो। लेकिन कुंभलगढ़ तो हारा ही बल्कि मांडलगढ़ भी वापस जीत लिया राणा ने, क्योंकि गुजरात युद्ध में व्यस्त था। जैसे ही सूचना मिली तुरंत सेना लेके आया, कुंभलगढ़ में युद्ध होता है, महमूद खिलजी को फिर हरा दिया जाता है। और जब राणा को पता चलता है कि इसने मांडलगढ़ जीत लिया था तो मांडलगढ़ को भी वापस छीन लेते हैं। अब एक नोट है यानी मेवाड़ वर्सेज मालवा हम पढ़ रहे हैं, दूसरे शब्दों में कहें तो राणा कुंभा वर्सेज महमूद खिलजी प्रथम हम पढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ से एक आगे की कड़ी जो गुजरात नरेश से जुड़ेगी। अब महमूद खिलजी ने सोच लिया अकेले की पार पड़ेगी नहीं। आप समझ गए होंगे अकेले की पार नहीं पड़ी, तो अब इसने सोच लिया कि गुजरात के साथ मिलकर राणा के साथ युद्ध लड़ना होगा। यानी मालवा और गुजरात दोनों की सेना एक होनी चाहिए और दोनों मिलकर राणा पर अटैक करें। ऐसा ही करने से हमें मेवाड़ का क्षेत्र मिल सकता है, अन्यथा कोई उम्मीद है नहीं। चलो एक लाइन हल्की सी। लेकिन गुजरात के साथ संघर्ष की कड़ी के पहले हमें किसकी पड़ताल करनी होगी? हमें गुजरात के साथ जो मैटर है राणा कुंभा का और मेवाड़ का, उसकी पड़ताल करनी होगी। तो शुरुआत करते हैं, बात करते हैं मेवाड़ वर्सेस गुजरात की। वही दोनों के बीच में युद्ध होने का कारण क्या है? तो इस बार कारण अलग है और इस बार मैटर था नागौर का क्वेश्चन। यानी नागौर की बात को लेकर दोनों में युद्ध बना, मेवाड़ और गुजरात में। अब देखो नागौर जिला किधर है ना, मेवाड़ किधर और गुजरात किधर है। लेकिन होता क्या है कि जो नागौर जिला था उसकी बॉर्डर है ना वो गुजरात से लगती थी। तो देखो बहुत छोटा क्षेत्र था लेकिन महीन सी धारी बहुत आगे तक जा रही थी गुजरात बॉर्डर तक। तो देखो नागौर की सीमा गुजरात के साथ जुड़ी होने से मेवाड़ विरोधी बनने की कुंभा की चिंता थी। ऐसा कुंभा को हमेशा चिंता लगी रहती थी कि ये कहीं मेवाड़ का विरोधी नहीं बन जाए, क्योंकि गुजरात में मुस्लिम राज कर रहे थे और नागौर में भी मुसलमानों का ही राज था। तो कुंभा की ये चिंता थी हमेशा कि कहीं चला ये गुजरात से नहीं मिल जाए। इसलिए कुंभा हमेशा इसको जीतने की फिराक में था और भाग्य से कुंभा को वो अवसर मिल गया। देखते हैं अवसर क्या है। होता क्या है कि नागौर का राजा रहता है, उसका नाम था फिरोज खान। उसकी हो जाती है मृत्यु और फिरोज की मृत्यु के बाद में बड़ा लड़का राजा बनना चाहिए, सुल्तान बनना चाहिए, जिसका नाम था शम्स खान। लेकिन बड़े को हटाकर छोटा लड़का था मुजाहिद खान और उसने बड़े को तो भगा दिया और खुद बन गया कहाँ? नागौर का सुल्तान। अब बड़ा ऐसे तो रहेगा नहीं कि हाथ पे हाथ धरे बैठा रहे। वो आ गया कुंभा के पास कि मेरे छोटे भाई ने मेरे जूते मार के और मेरी सीट छीन ली, आप मेरी हेल्प करो। तो कुंभा को तो पहले से मैं बता रहा था भाई, कुंभा की तो चिंता थी। तो कुंभा को तो ये मौका मिल गया और कुंभा ने तुरंत इस मौके को बुना लिया और कुंभा ने उसकी हेल्प कर दी और उसकी हेल्प पाकर शम्स खान ने वापस वो नागौर वाली सीट पा ली, यानी वापस नागौर का सुल्तान बन गया। इन दोनों के बीच में कुछ संधियाँ, कुछ शर्तें भी तय हुई थी कि भाई एक तो तू दुर्ग की मरम्मत नहीं करेगा, एक मेरे दुश्मनों से ज़्यादा गोचा नहीं करना, मतलब हमारे लफड़ा नहीं होना चाहिए, दोनों के बीच में भाइयों की तरह रहने चाहिए हम। लेकिन शम्स खां क्या है, राजा बनते ही सारे वादे भूल गया, सारे वादे भूल गए। तब
कुंभा को गुस्सा आया, और कुंभा अब जिसको राजा बना सकते हैं उसको हटा भी तो सकते हैं अपन, ये भी तो याद रखो। तो कुंभा ने शम्स से सीट छीन ली, यानी उसकी नागौर राज्य पर अधिकार कर लिया और उसके जूते मार के उसको वहाँ से भगा दिया। अब क्या हुआ, डर के मारे शम्स नागौर छोड़ के चला गया, और अब नागौर का राजा कौन है, एक तरीके से कुंभा ही है। लेकिन देखो थोड़े से दिनों के बाद में कुंभा ने छोटे वाले मुजाहिद को बैठा दिया, और मुजाहिद कुंभा की बात को मानने के लिए हमेशा तैयार रहा और कर भी देता था। तो ये बड़ा वाला क्या है, भागकर गुजरात चला जाता है, और इसने गुजरात के सुल्तान से बेटी ब्याह दी, यानी बेटी का ब्याह कर दिया, बेटी का विवाह कर दिया। और उस समय गुजरात का शासक था कुतुबुद्दीन, यानी यहाँ भी मुस्लिम था, मालवा में भी मुस्लिम था महमूद खिलजी, और गुजरात में था कुतुबुद्दीन। तो शम्स कहाँ चला जाता है, कुतुबुद्दीन के पास चला जाता है, और कुतुबुद्दीन को अपनी लड़की दे देता है, यानी उसको दामाद बना लेता है। तो देखो ऐसे तो कोई लड़की नहीं देगा ना, स्वार्थ तो है यहाँ पर। तो दामाद की फौज लेकर ये कहाँ चला जाता है, महाराणा कुंभा से युद्ध लड़ने आ जाता है। फौज किसकी उठा लाया, अपने दामाद की, यानी गुजरात वाले कुतुबुद्दीन की। लेकिन फिर वही अंगूठा नीचे है, इसका मतलब फिर हार गए। अब होता क्या है, जैसे ये पता चला कि मेरे ससुर जी हार गए, जो नए नए ससुर जी बने, कुतुबुद्दीन को ये पता चलता है कि शम्स का हार जाता है, और वो भी गुजरात की सेना लेकर, तो गुजरात की भी तो इंसल्ट हुई है। तो वो खुद कुतुबुद्दीन महाराणा कुंभा के खिलाफ सेना लेकर चल पड़ता है। देखो ये खुद रणनीति बनाता है। ये अपने सेनापति जिसका नाम होता है इमाद उल मुल्क, तो उसको तो बोलता है कि तू तो आबू की तरफ जाना, यानी तुझे तो जीतना है माउंट आबू क्षेत्र को, आबू क्षेत्र को, और मैं खुद जीत लूँगा कहाँ, कुंभलगढ़ को। लेकिन देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, इस बार मैं भी अंगूठा नीचे करते करते परेशान ही हो गया। अंगूठा नीचे वाला कितनी बार चित्र बनाऊँ, तो मैंने सीधा लिख दिया कि दोनों की हार हो जाती है, सेनापति भी हार जाता है और खुद कुतुबुद्दीन भी हार जाता है। तो अपने दामाद को वापस ये राजा नहीं बना, सॉरी अपने ससुर जी को फिर से नागौर का राजा नहीं बना पा रहे हैं अभी तक तो कुतुबुद्दीन। अभी तक की स्थितियां आप सुन लीजिए। अब वो पेज आ रहा है जो आपको सर्वप्रथम मैंने दिखाया था। तो अभी तक की स्थितियां ये बन गई है कि दोनों हार रहे हैं, गुजरात भी लगातार हार रहा है, मालवा भी लगातार हार रहा है। तो अब क्या होता है कि गुजरात वाले और मालवा वाले मिलकर बोलते हैं यार तू भी मुस्लिम मैं भी मुस्लिम, काहे को आपस में लड़ना, और दोनों मिलकर इस काफिर को हरा देते हैं। और वापस वही, जब दो एक धर्म या एक जाति वाले व्यक्ति बैठ जाएंगे ना, तो वो अपनी जाति की बात करेंगे, और वो तुक्का आप किसी भी जाति में फेंक के देख लेना, चाहे धर्म में फेंक के देख लेना, आप उसको तुरंत अपनी साइड कर लोगे। आज भी इस जमाने में भी ऐसे मूर्ख लोग हैं जो ऐसे कर भी लेते हैं। तो देखो अब परिस्थितियाँ क्या हो जाती है, त्रिकोण हो जाती है, यानी ट्रायंगल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। ट्रायंगल कौन कौन से, एक ट्रायंगल खुद मेवाड़ रहता है, दूसरा मालवा रहता है, और तीसरा होता है गुजरात। तो ये देखो त्रिभुज बन गया, यानी तीन कोण बन गए, एक गुजरात एक मालवा और एक मेवाड़। और होता यह है कि एक कोण यानी मेवाड़ दोनों पर भारी रहता है। दोनों कौन कौन सो पर, यानी मेवाड़ गुजरात और मालवा दोनों पर भारी पड़ता है। तो अब हमेशा पड़ भी रहा था, तो अब इन दोनों ने मिलकर मेवाड़ के पर अटैक करने की सोची कि एक साथ अटैक करेंगे। और देखो अटैक की योजना वैसे आगे आ जाएगी। तो अटैक की प्लानिंग ये थी कि भाई जिसके नज़दीक जो मेवाड़ वाला क्षेत्र है वो उधर से एंट्री मारे, सीधी सी बात है। तो मालवा के नज़दीक ये डूंगरपुर बांसवाड़ा झालावाड़ वाला क्षेत्र, तो इधर से मालवा एंट्री मारेगा, और ये आबू सिरोही इस क्षेत्र से गुजरात वाला एंट्री मारेगा। तो ऐसा इनके बीच में एक समझौता होता है। तो इस समझौते का नाम था चंपानेर का समझौता। ये 1456 ईस्वी में हुआ, और इस समझौते पर साइन करने वालों के नाम भी सुन लीजिए, क्योंकि ये राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं का फेवरेट क्वेश्चन है। और ये बात बहुत कम किताबों में लिखी हुई मिलेगी आपको, बहुत कम, क्या आपको मिलेगी नहीं, स्थानीय लोकल बुक्स में तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगी, चाहे आप कोई सी देख लेना। तो देखो इस संधि पर चंपानेर संधि या चंपानेर समझौता जो 1456 ईस्वी में हुआ, इसमें मालवा यानी महमूद खिलजी की तरफ से साइन करने वाले का नाम था निजामुद्दीन।
मालवा का तो निजामुद्दीन था साइन करने वाला, और इसी संधि पर गुजरात की तरफ से साइन करने वाला यानी कुतुबुद्दीन की तरफ से साइन करने वाले का नाम था हिसामुद्दीन। तो निजामुद्दीन और हिसामुद्दीन दोनों ने साइन किए। ये हिसामुद्दीन यानी गुजरात वाला एक काजी टाइप का आदमी था। काजी टाइप का क्या, काजी था, यानी धार्मिक व्यक्ति था, और ये काजी था। तो इन दोनों ने साइन किए, निजामुद्दीन और हिसामुद्दीन ने, और हो गया चंपानेर समझौता। और बिल्कुल क्या देखो, दोनों ने मिलकर यानी गुजरात और मालवा, तो ये तय हुआ कि दोनों मिलकर एक साथ विभिन्न दिशाओं से राणा पर अटैक करेंगे। और अटैक कौन सी दिशाओं से, जो दोनों के पास में पड़ेगी उसी दिशा से। और देखो इन्होंने ये भी तय कर लिया, इन्होंने सपने बहुत अच्छे देख लिए कि जैसे ही हम जीतेंगे, जीतने के बाद में हम क्या करेंगे कि जो दक्षिण पश्चिमी साइड है यानी वो गुजरात के नज़दीक है, तो वो तो गुजरात को मिल जाएगी, यानी वो वाला मेवाड़ तो किसको दे दिया जाएगा, गुजरात को, और जो बाकी बचा हुआ मेवाड़ है वो मालवा को मिलेगा। देखो भाई, एक साल बाद में अटैक करते हैं, ये समझौता तो एक साल पहले कर लिया, और अटैक करते हैं एक साल बाद में 1457 में, यानी अगले साल अटैक करते हैं। हम ये देख चुके हैं कि जो कुतुबुद्दीन था वो गुजरात में, यानी जो गुजरात का सुल्तान था कुतुबुद्दीन, वो कुंभलगढ़ दुर्ग पर अटैक करता है। इमादुल मुल्क को बोलता है तो आबू पर अटैक करना, और ये हार कर कहाँ चला जाता है, वापस चला जाता है। और यही इधर से होता है। महमूद खिलजी भी उसी टाइम अपने साइड से युद्ध करता है, यानी इसी जो भीलवाड़ा वाला क्षेत्र है यहाँ तक वो सेना लेके आ जाता है। और भीलवाड़ा में एक जगह है बदनौर, जो भीलवाड़ा में है, तो ये बदनौर का एक गांव है बैराठगढ़। तो बैराठगढ़ का युद्ध होता है, और इस युद्ध में वही होता है जो उसके साथ हमेशा हो रहा था, यानी महमूद खिलजी फिर हार जाता है। और महमूद खिलजी के खिलाफ जो जीत है वो राणा को इतनी भाई कि उपलक्ष्य में उसने वहीं बदनौर भीलवाड़ा में कुशाल माता का मंदिर बनवाया। महाराणा कुंभा ने, सॉरी सांगा का नाम तो अगली बार आएंगे, सांगा तो महाराणा कुंभा ने भीलवाड़ा में कुशाल माता का मंदिर बनवाया महमूद खिलजी की ऊपर जीत के उपलक्ष्य में। ठीक है, तो ये था इन दोनों का मिलकर कहानी। तो इसका मतलब बार बार दोनों हारते रहते हैं और जीवन में ये कभी इससे राणा कुंभा जी से जीत नहीं पाते। अब बात कर लेते हैं कुंभा के मूल्यांकन की। बस थोड़ा सा है, बहुत इंटरेस्टिंग कुछ लाइन्स है, देख लेना आप। हाँ, मैं बोलता हूँ, संपूर्ण राष्ट्र में कुंभा ने अपनी कीर्ति में 4 चांद लगा दिए साहब। और अगर किसी भी भाई को विश्वास नहीं हो ना, भाई ऐसा किया था कुंभा ने कि 4 चांद लगा दिए, पूरे देश में कुंभा को जानने लग गए, तो प्रमाण देखना चाहते हो ना तो चित्तौड़गढ़ आना और कीर्ति स्तंभ देख लेना भाई, उसको देख के विश्वास हो जाएगा। ठीक है। बात करते हैं महाराणा कुंभा के अंतिम दिनों की कि आखिर कुंभा की मृत्यु कैसे हुई। तो देखो भाई, बुढ़ापा सबका खराब आता है, ऐसा तो है नहीं कि जवान आदमी पूरी उम्र ही जवान ही रहेगा, तो बुढ़ापा सबका खराब आता है। बुढ़ापे में इनको उन्मादी रोग हो जाता है, और ज़्यादातर समय ये अपना बुढ़ापे का लगभग पूरा का पूरा टाइम मामादेव नाम का तालाब था, चित्तौड़गढ़ में ही है, दुर्ग में देख लेना, तो मामादेव तालाब की पहाड़ पर बैठे रहते थे ये। ठीक है। होता क्या है, एक दिन वहीं बैठे थे, शाम के टाइम था, और इनका लड़का खुद 32-33 साल का हो गया था, अधेड़ उम्र का। उसको लगता था कि बापू अब मर जा, मैं राजा बन जाऊं। जब उसको लगा कि यार बापू के साथ साथ मैं ही बूढ़ा होने वाला हूं, तो उसने क्या किया कि 1468 ईस्वी की एक शाम राणा कुंभा की आखिरी शाम घोषित कर दी, यानी कुंभा को धक्का देकर उस तालाब में वहीं मार दिया उसने। तालाब की ओर धक्का दिया, कुंभा डूब कर मर गए। तो यहाँ मामादेव की तालाब की पहाड़ पे धक्का दिया, पता नहीं गला बिछा कि ये क्या किया, ये तो लिखा हुआ है नहीं भाई, लेकिन ये है, इतना याद रख लो कि भाई कुंभा के लड़के ने कुंभा की हत्या कर दी, और उस लड़के का नाम है उदा या उदय सिंह। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में भी। तो इसको मेवाड़ का पितृहंता यानी बाप को मारने वाला शासक कहते हैं। अब इसके बारे में एक नोट है महाराणा कुंभा के बारे में। देखो, एक इतिहासकार हैं वही हरविलास शारदा अजमेर वाले, तो उन्होंने राणा कुंभा को देखो किस किस से मान माना है। राणा प्रताप से भी महान माना है, और राणा सांगा से भी अधिक प्रतिभावान माना है, यानी इन दोनों से भी अधिक टैलेंटेड माना है कुंभा को, और बिल्कुल थे भी भाई। और देखो,
थे तो नहीं थे, अब देखो अलग अलग दृष्टिकोण है, नज़रिया अलग अलग है। कोई कल्चरल देखे तो कुंभा बिल्कुल राजस्थान के सांस्कृतिक पिता कहे जाते हैं कुंभा, तो कल्चरल में तो है ही। लेकिन चलो ये बात अपन शारदा को शारदा के दृष्टिकोण से देखते हैं कि भाई वो सबसे अधिक प्रतिभावान किसको मानते हैं, हरविलास शारदा राणा कुंभा को मानते हैं, ठीक है। और उन्होंने ये भी लिखा है कि महाराणा कुंभा ने मेवाड़ के गौरवशाली भविष्य का मार्ग प्रशस्त किया था। यानी मेवाड़ का जो फ्यूचर में आप देखते हैं, महाराणा सांगा आते हैं, महाराणा प्रताप आते हैं, तो बहुत प्रसिद्धि फैली। तो ये गौरवशाली भविष्य का मार्ग किसने प्रशस्त किया, राणा कुंभा ने। आगे कल हम बात करेंगे सांस्कृतिक उपलब्धियों की, यानी कल ही परसों जब भी 2-3 रोज में जब भी समय मिलता है तो अगला भाग हमारा रहेगा सांस्कृतिक उपलब्धियां। तब तक आप इन नोट्सों को देख लीजिए, एक बार सुन लीजिए और अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ओके, जय हिंद साथियों। यदि आपको मेरे प्रयास पसंद आते हैं तो देखो, आप सभी का प्रेम तो मुझे मिल रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक भी करें और प्लीज़ कमेंट अवश्य करें, ताकि मुझे भी तो ये पता चले कि हाँ यार, अपना प्रयास किस दिशा में चल रहे हैं। ठीक है साथियों, ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी को अपने सपने साकार हों, आप सभी को अपने अपने लक्ष्य मिल जाए। ओके साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।